कहीं ना रही हूँ। बहुत यंग था मैं। आई रिमेम्बर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी। इरफान खान जयपुर से, भाई साहब मिडिल क्लास लड़का और एक्टिंग का सपना। ये सपना पागलपन समझा जाता था उस वक्त। एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाने की जिद पकड़ कर बैठा था। कट टू 1987 में एनएसडी का ग्रेजुएशन, और वही मिली थी सुतपा, उनकी होने वाली बीवी। वहां दोस्ती शुरू हुई तिग्मांशु धुलिया से, जो आगे जाके उनकी जिंदगी बदलने वाला था, ट्रस्ट मी। पर उस वक्त सब कुछ स्ट्रगल, सभी लोग स्ट्रगल कर रहे थे। इनफैक्ट किसी को पता नहीं था क्या होने क्या वाला है। बस एक चीज की गारंटी थी उन सभी लोगों को जो एनएसडी में आए थे, कि जो मन चाह रहा है वो अभी कर रहा हूं या कर रही हूं। मतलब ऐसे कि जब जयपुर छोड़कर एनएसडी जैसे जगह जाना, तब फैमिली सोचती है लड़का पागल हो गया। बट शायद पागलपन ही तो चाहिए होता है ना, अपने सपने को पूरा करने के लिए। डार्लिंग, एनएसडी ग्रेजुएशन के बाद इरफान ने अपने बैग पैक कर लिए, टिकट निकालने की सोची। कहाँ? तो सपनों का शहर मुंबई। वो दौर चल रहा था पैरेलल सिनेमा का। नासिरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, ओम पुरी एक्टिंग के जोर पर अनबिलीवेबल फिल्में आ रही थी और अच्छी चल रही थी। एक दौर चल रहा था उस वक्त। इरफान ने सोचा मेरा भी निकल जाएगा। वो सुपर कॉन्फिडेंट थे, बहुत ही इंस्पायर्ड थे कि अपने एक्टिंग के दम पर उनका भी एक बड़ा नाम हो ही जाएगा वहां मुंबई। पर रुको दोस्तों, 1987 इरफान नहीं जानते थे कि वो दौर पैरेलल सिनेमा का कहा जाता है आखिरी साल था। उसके बाद में पैरेलल सिनेमा गिरते गया। इरफान खान ये नहीं जानते थे कि मुंबई में उनका डेफिनेटली कोई इंतजार कर रहा है। बोलो कौन? हार्ट ब्रेक और स्ट्रगल। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे उनका पहला सपना, पहला धोखा। कहीं ना रही हूँ। मीरा नायर, इंटरनेशनल प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उस वक्त एनएसडी पहुंची थी। बेसमेंट में प्ले देख रही थी। क्यों? अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए कास्टिंग कर रही थी, वहां पे ऑडिशन देख रही थी। और उनकी नजर पड़ी हमारे दुबले पतले ताड़ की तरह लंबे इरफान पर। 2-3 दिन लगातार ऑब्जर्व किया और फाइनली इरफान को कास्ट किया। कौन सी फिल्म? सलाम बॉम्बे, 1988 ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म बनने वाली थी, और इसमें हमारे इरफान को कास्ट भी कर लिया गया। वहां पर रुकिए, प्रोडक्शन की टीम ने प्रॉब्लम देखी इसमें। कपल ऑफ शूट्स होने के बाद में कैमरामैन मीरा को बोले लड़का बहुत ज्यादा लंबा है, फ्रेम को अनइवन कर रहा है। इरफान की हाइट 6.1 फीट के आसपास। रोल चला गया। एक छोटा सा साइड शॉट मिला, या रोल बोल सकते हैं, एक राइटर का। सोचो आपकी हाइट या ऊपर वाले ने जैसे आपको बनाया है, उसके वजह से जिंदगी का इतना बड़ा मौका हाथ से जाना, क्या फीलिंग हुई होगी? आई मीन, मुझे लगता है उस यंग एज में फ्रस्ट्रेशन का लेवल तो अलग ही हो गया होगा ना इरफान का। डार्लिंग, सलाम बॉम्बे नॉमिनेट हुई ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के कैटेगरी में, और इरफान को रोल तो मिला था छोटा सा। एंड के क्रेडिट स्क्रॉल में हजारों नाम के बीच में एक छोटा सा नाम था। किसी ने भी उन्हें नोटिस नहीं किया। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जब फिजिकल अपीयरेंस ही प्रॉब्लम बन जाए, तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त 6 फुट के ऊपर वाले इंसान के लिए क्या ही रोल मिलेगा। नेक्स्ट एपिसोड में टीवी का दलदल या सिनेमा का इंतजार देखेंगे। कहीं ना रही हूँ। साल 1994, चंद्रकांता, ये सीरियल का नाम सुना है आपने कभी? गूगल कर लो भाई साहब। इतना पॉपुलर था वो सीरीज कि बच्चे बच्चे क्या, बड़े से बड़े लोग भी देखते थे उसे। और उसमें का एक कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया
कि मरने के बाद में उसे फिर से जिंदा करना पड़ा पॉपुलर डिमांड की वजह से, क्योंकि टीआरपी गिरने लग गई थी। कौन? हमारे इरफान खान। फिर बनेगी अपनी बात में आर माधवन, शेफाली शाह, इनके साथ में भी उन्होंने काफी काम किया। टेलीविजन 10 साल तक लगभग टीवी सीरियल्स ही करना पड़ा उनको। चाणक्य, भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, स्पर्श। टीवी ने उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल कर दिया था। सूतपा से शादी हो गई थी, 2 बच्चे भी थे, घर ठीक ठाक चल रहा था, पर दिल सिनेमा में अटका था। मतलब ऐसा कि जब ड्रीम को पॉज करके सर्वाइवल मोड पे जाना पड़ता है तो आर्टिस्ट का दिल ना हमेशा दिन और रात तड़पता रहता है। बहुत ही अनईजी फीलिंग होती है एक क्रिएटिव इंसान के लिए। मैं खुद समझ सकता हूँ इस सिचुएशन को पर्सनली। डार्लिंग कुछ फिल्में भी की। गोविंद निहलानी साहब के साथ टीवी था, फिल्म्स था। दृष्टि में डिम्पल कपाड़िया के ऑपोजिट भी थे, पर छोटे रोल्स थे, रिकग्निशन नहीं मिला और तब तक भाई साहब बोर होने लग गए थे। टेलीविजन में रिपीट्स, कोई क्रिएटिविटी का स्कोप लिमिटेड हो जाता है, एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। पर रुको, 2001 में एक फोन कॉल आया। किसका? याद है? तिग्मांशु धुलिया का। अरे सुन, तू इंडस्ट्री छोड़ने वाला है क्या? एक फिल्म है इंटरनेशनल, ब्रिटिश, ऑडिशन हो रहा है, चले जाना। एक्चुअली फोर्सफुली भेजा उन्होंने, दोस्त के नाते ये चले भी गए। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे ये फिल्म इरफान खान की जिंदगी बदलने वाला था। रही ना रही हूँ। इंटरनेशनल डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया की फिल्म द वॉरियर 2001 की। देखिए आपने? भाई साहब मिनिमल एक्टिंग, सिर्फ आंखें, चेहरे के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इसी से स्टोरी बतानी थी बॉस। इरफान ने ऑडिशन दिया, तिग्मांशु धुलिया ने धक्का लगाया, लिटरली फोर्स किया। दादा इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई था कि इंडस्ट्री छोड़ने वाला था हमारा भाई। लिखा कुछ और था ना ऊपर वाले ने। सिलेक्ट हो गया ऑडिशन में। ये नॉर्मल फिल्म नहीं थी, याद रखिए। सारी एक्टिंग सब टेक्स्ट में करनी थी, मतलब लिटरली नहीं। अब टीवी में तो एग्जैक्टली ऑपोजिट कर करके वो थोड़ा सा हिल गए थे स्टार्टिंग में। हाँ, टीवी में सब कुछ एग्जैगरेट करना पड़ता है, सब कुछ ओवर द टॉप, एक्शंस, एक्सप्रेशंस, एक्टिंग, समझ रहे हो ना? अब उस झटके से और वो कंफर्ट लेवल से बाहर निकालना थोड़ा सा तकलीफ हो गया था इरफान के लिए। लेकिन थे कौन? पागल। हाँ, पागलपन ही तो था एक्टिंग का उनका। सो अल्टीमेटली ऑल गुड। डार्लिंग वॉरियर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में गई, बाफ्टा अवार्ड जीता, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म। फाइनली क्रिटिक्स ने इरफान को नोटिस किया। इंडिया में विशाल भारद्वाज, तिग्मांशु धुलिया तो थे ही, सब लोगों ने उनका पोटेंशियल नोटिस किया। लगने लगा था फाइनली इंतजार खत्म होने वाला है, गेट्स खुल रहे दिखने लगे। किसके? हमारी इंडस्ट्री के। पर रुकिए, इंडस्ट्री का एक प्रॉब्लम है। द वॉरियर क्रिटिकली एक्लेम थी दोस्तों, पर बॉक्स ऑफिस अब नया प्रॉब्लम शुरू हो गया था। इरफान को अब सिर्फ 8 फिल्मों में ही काम मिलने लगा। कमर्शियल फिल्म्स अभी भी उनके लिए खुले नहीं थे। नेक्स्ट एपिसोड में फिल्म हासिल और विलन का टैग। रही ना रही हूँ। इरफान खान की हासिल नहीं देखी तो देख लो। डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धुलिया। कॉलेज का सेटअप, लव ट्रायंगल, इरफान खान नेगेटिव रोल में विलन। परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, फिल्म फेयर अवार्ड तक मार लिया दादा बेस्ट विलन का। वाह! पर जानते हो, ये अवार्ड ही उनके लिए एक प्रॉब्लम बनने वाला था। हासिल के बाद में मकबूल, विशाल भारद्वाज की शेक्सपियर के मैकबेथ का एडेप्टेशन। मुंबई अंडरवर्ल्ड रोल फिर से नेगेटिव, गैंगस्टर। तो भाई साहब ऐसा, जब आप क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म्स में मेन लीड विलन बन जाते हो बैक टू बैक, इंडस्ट्री आपको टाइप कास्ट कर देती है। मतलब भाई ये तो इसी के लिए ठीक है। रोल्स सिर्फ वही, नेगेटिव, गैंगस्टर, विलन, बस ये प्रॉब्लम था उस अवार्ड का। अब इरफान ने सोचा खलनायक ही खलनायक, नेगेटिव ही नेगेटिव, ये थोड़ी ना करना था। वो तो ठहरे
कलाकार, और कलाकार को आर्टिस्ट को वेरिएशन चाहिए होता है ना, फिर वो प्रॉब्लम, बोर हो गए। फाइनली मैन एट वर्क, भाई फिल्म का नाम है, ये उन्होंने की, जो आई बिलीव उनकी आखिरी नेगेटिव रोल की फिल्म थी। उसके बाद में उन्होंने कहा नो, पर अब अलग प्रॉब्लम थी। इरफान खान की सारी फिल्में क्रिटिकली एक्लेम थी, वाहवाही तो मिली, पर बॉक्स ऑफिस में नहीं चली। कोई भी प्रोड्यूसर उन पर पैसा ही नहीं लगाना चाह रहा था। बस क्राउड पुलर नहीं है, कैसे लगाए पैसे, ये बोल के गले पे बैठते ना। एनीवेज, ऐसे सिचुएशन में लीड कैसे मिलेगी हमारे इरफान खान को? लेकिन यहाँ एंट्री होती है महेश भट्ट साहब की और एक नए गैम्बल की। पहली डिजास्टर, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। रही ना रही हूँ। आप जानते हैं महेश भट्ट ये पहले कमर्शियल फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने इरफान खान को पहला कमर्शियल ब्रेक दिया। फिल्म थी रोग, 2005 की शायद, रोमांटिक थ्रिलर, इरफान लीड में। फाइनली इरफान खान का सपना पूरा हो रहा था, पर प्रॉब्लम जानते हो क्या थी? इरफान थे थिएटर एक्टर, उनकी एक्टिंग सटल, एक्सप्रेसिव। महेश भट्ट चाहते भाई ये कमर्शियल फिल्म है, ऑडियंस को सब कुछ स्पून फीड करना पड़ता है, गंदी एक्टिंग कर मेरे भाई। ये कहा महेश भट्ट ने, लिटरली कहा जाता है, ऑडियंस को सब कुछ समझाओ, दुख हुए तो इतना दुख हुआ, ऐसा कुछ। इरफान का स्टाइल एकदम ऑपोजिट। फिल्म डिजास्टर, मतलब ऐसा कि जब कमर्शियल फिल्म में काम मिले, वो भी लीड में, वो भी महेश भट्ट साहब जैसे एस्टेब्लिश्ड और अक्लेम्ड डायरेक्टर के का प्रोजेक्ट में, और वो भी पिट जाए, इसका क्या हशर होगा ये आप जान सकते हो। इंडस्ट्री ने टैग कर दिया, बॉस ये एक्टर बॉक्स ऑफिस नहीं दे सकता है, थैंक यू। लिटरली दरवाजे बंद 2005 से 12 तक, लगभग 7 साल भाई, एक भी फिल्म में लीड नहीं मिला। छोटे मोटे मिलते गए रोल्स, मोस्टली सपोर्टिंग एक्टर, जैसे लाइफ इन मेट्रो, न्यूयॉर्क, ये मेमोरेबल कुछ रोल्स थे उनके, पर सपोर्टिंग, नॉट मेन लीड। अब तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल नेक्स्ट हो गया था इरफान का। पर रुको, ये 7 साल बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, पर वहां हॉलीवुड में कुछ हो रहा था। जानते हो मीरा नायर, सलाम बॉम्बे, उस फिल्म में इनको एक वादा किया था, वन प्रॉमिस, मैं तुम्हारे साथ काम जरूर करूंगी। उस फिल्म में जैसे मैंने बताया, उनको अपने हाइट के वजह से बड़ा रोल नहीं मिला, छोटू सा मिला था, रिकॉग्निशन भी नहीं मिली थी। 18 साल के बाद मीरा ने अपना वादा पूरा किया दोस्त। अगले एपिसोड में मीरा की द नेमसेक और दरवाजे कैसे खुलते हैं ये देखिए। रही ना रही हूँ। मीरा नायर की द नेमसेक नहीं देखी है फिल्म तो देख लो दोस्त। इरफान खान लीड रोल में, अशोक गांगुली, साथ में तब्बू, अमेरिका में बंगाली इमिग्रेंट की स्टोरी, इमोशनल डेप्थ इनक्रेडिबल। याद आया 1988 में सलाम बॉम्बे, मीरा नायर ने छोटू सा लेटर राइटिंग का रोल दिया था। मीरा को इरफान की एक्टिंग इतनी पसंद थी कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, मैं जरूर तुम्हारे साथ काम करूंगी। अपना वादा याद रहा दोस्त, 18 साल तक, और द नेमसेक दी। दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल टाइप मेरे भाई, ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिस्ट टू अनदर आर्टिस्ट। विश्वास एक डायरेक्टर का एक एक्टर पे। डार्लिंग, नेमसेक क्रिटिकल अक्लेम्ड थी फिल्म, इंटरनेशनली अमेजिंग रिकॉग्निशन अब मिला आखिर इरफान को। अ माइटी हार्ट, एंजेलिना जोली के साथ द दार्जिलिंग लिमिटेड, स्लम डॉग मिलियनर, ऑस्कर्स, व्हाट अ जर्नी। नहीं इरफान की, पर इंडिया में नहीं, लीड अभी भी नहीं मिला। यहाँ के दरवाजे उसके लिए अभी भी बंद थे, मेन लीड के लिए। यहाँ के हमारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स न जाने कहाँ देख रहे थे, वो तो सिर्फ बॉक्स ऑफिस को देख रहे थे, हुनर को कहाँ। नेक्स्ट एपिसोड लाइफ ऑफ पाई, और एक न भूलने वाला स्पीच। रही ना रही हूँ। विजुअल मास्टरपीस लाइफ ऑफ पाई, इरफान खान, डायरेक्टर एंग ली, मास्टरपीस बॉस।
पर एंगली क्या कहते हैं पता है? लास्ट की 4 लाइनें जो इरफान द अडल्ट पाए कहता है वो फिल्म की सोल है। आप शायद नहीं जानते होंगे टॉबे मैकवायर कौन, देख लेना, दी स्पाइडरमैन, उस रोल में वो थे पहले। पर उनका इतना बड़ा स्टारडम है, वो उस कैरेक्टर को ओवरशैडो कर रहा था। एंगली ने टॉबे को हटा दिया। नॉर्मल एक्टर चाहिए, वेरी नॉर्मल, जो सब टेक्सचुअल काम करे, अंदर से कुछ एक्सप्रेस करे, वो 4 लाइनों पे सबका ध्यान जाए। दैट्स इट। मतलब ऐसा कि जब डायरेक्टर इतना ही बोल्ड हो कि वो जानता है स्टारडम से सीन का इंपॉर्टेंस, तब कास्टिंग बदल जाती है। एब्सोल्यूट फिट थे हमारे इरफान खान। जानते हो क्यों? इरफान खान का प्रेजेंस बहुत ही हम्बल पर पावरफुल है और ये एक रिफाइंड डायरेक्टर समझ जाता है। लाइफ ऑफ पाई फिल्म की वो एंड की 4 लाइनें जिसे इरफान खान ने अमर कर दिया। आई सपोज इन द एंड द होल लाइफ बिकम्स an act of letting go. And what hurts the most is not taking out the time to say goodbye. Powerful man. इन सिंपल 4 लाइनों को दी पावरफुल इरफान खान ने इतनी सहजता से, डेप्थ से, गहराइयों से बोला कि ये लाइनें अमर हो गई। इमॉर्टल। लाइफ ऑफ पाई ऑस्कर जीती। बेस्ट डायरेक्टर एंग ली। इरफान के वो एक सीन सबके दिल में घर कर गया था हॉलीवुड में, पर इंडिया में अभी भी मेन लीड नहीं। कब तक वेट करना पड़ेगा भाई? पान सिंह तोमर और नेशनल अवार्ड नेक्स्ट एपिसोड। रही ना रही हूँ। पान सिंह तोमर फिर से देख ली मैंने 2012। तिग्मांशु धुलिया डायरेक्टर। दादा ये पहली बार था कि कोई डायरेक्टर फिर से मेन लीड में लेकर फिल्म बनाने की हिम्मत कर रहा था। बॉस 1989 से लेके 2012 तक 23 इयर्स, 23 साल वेट किया था इरफान ने इस मोमेंट के लिए। फिल्म की स्टोरी एक नेशनल एथलीट से डकैत। अब कोई कारण के वजह से आई एम नॉट श्योर प्रोड्यूसर फिल्म बनने के बाद भी रिलीज नहीं करना चाह रहा था, ताले में बंद कर दिया था। बॉस सभी लोगों ने, धुलिया या इरफान, सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत की थी उस फिल्म पे, पर फॉर सम रीजन रिलीज नहीं करना चाह रहा था प्रोड्यूसर, आई बिलीव। पर कुछ हुआ, पता है, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए रिलीज की थी, आई थिंक बजट के वजह से। फिल्म की पब्लिसिटी 0। मतलब ऐसा कि 23 साल इरफान ने वेट किया था एक फुली मेन लीड फिल्म के लिए। मेहनत के साथ फिल्म पूरी भी हुई पर रिलीज नहीं हो पा रही थी। कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन? पर जानते हो, वो 2 हफ्ते बिना पब्लिसिटी के रिलीज में भी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के वजह से फिल्म को उठा लिया। बॉस जादू, क्या इसे मैं जादू कहता हूं। नेशनल अवार्ड इरफान खान को, बेस्ट फिल्म, क्रिटिक अवार्ड, फिल्म फेयर, सब मिल गया एक साथ इरफान को। सडनली सभी लोग देखने लग गए थे अब इरफान को मेन लीड में। इसलिए मैंने कहा मैजिक। नेशनल अवार्ड के बाद में इरफान सोचने लगे अब तो लाइन लगेगी मेरे घर के बाहर प्रोड्यूसर की, मेन लीड के ऑफर्स की तो बारिश होगी। पर जानते हो नेक्स्ट फिल्म कौन सी थी? लंच बॉक्स। आखिर उनको खुद को ही प्रोड्यूस करना पड़ा उस फिल्म को। नेक्स्ट एपिसोड में प्रोड्यूसर बनना और लंच बॉक्स का ऑस्कर ड्रीम। रही ना रही हूँ। द लंच बॉक्स 2013 की फिल्म। इरफान एक्टिंग ही नहीं कर रहे थे, प्रोड्यूसर भी थे। रितेश बत्रा डायरेक्टर और इंडो फ्रांस को प्रोडक्शन था। फाइन एक्ट्रेस निम्रत कौर ऑपोजिट थी। एक लव ट्रायंगल, वेरी सिंपल, हल्की फुल्की डेली लाइफ की स्टोरी। फिल्म बेहद
खूबसूरत बनी, ब्यूटीफुल। इंटरनेशनल फिल्म्स फेस्टिवल्स में गई, क्रिटिक्स वीक कैंस में अवार्ड भी जीता दोस्त, वर्ल्ड वाइड अप्रिसिएशन मिली। सब बोल रहे थे इंडिया को इस फिल्म को ऑस्कर्स में भेजना चाहिए उस साल। मतलब ऐसा कि जब आपकी फिल्म कैंस में अप्रिशिएट हो रही है और आप एक सुलझे हुए मंझे हुए एक्टर प्रोड्यूसर भी हो, तो लगता है ना कॉन्फिडेंस, अब तो ऑस्कर ले ही आते हैं। पर जानते हो, अपने खुद के देश ने ही इरफान का दिल तोड़ दिया था। पॉलिटिकल रीजंस के वजह से उस साल ऑस्कर्स में द लंच बॉक्स नहीं, कोई और फिल्म गई। मेरा मानना है दिल टूटा होगा उनका, क्योंकि इसी लंच बॉक्स के लिए उन्होंने इंटरस्टेलर किसकी, क्रिस्टोफर नोलन की ठुकरा दी थी। कैन यू इमेजिन? इरफान ने एक बात तो सीख ली थी, अगर अपने सपनों वाली फिल्में बनानी है तो खुद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट कंट्रोल हाथ में रहे और उसे वो पर्दे की रोशनी तक पहुंचा पाए। अब वो पावर आ रहा था उनके हाथ, द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट एपिसोड, मिडिल क्लास मैन और पीको का प्यार। रहे ना रहे हम। सच बोलूं, पीकू फिल्म नहीं देखी थी मैंने, पता नहीं क्यों, बट निकल गई थी, नहीं देखी। इस सीरीज में सामने आई, देख डाली। सुजीत सरकार डायरेक्टेड, दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, इतने बड़े ग्लैमरस स्टार्स। पर जानते हो, सिंपल टैक्सी ड्राइवर का जो रोल किया इरफान ने, राणा बॉस, इतने सहजता से कि सभी को ओवरशैडो कर दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ इरफान ही रहे, राणा। ये वो कैरेक्टर था जो इरफान को सबसे ज्यादा सूट करता है। एफर्टलेस एक्टिंग, मिडिल क्लास मैन डूइंग मिडिल क्लास थिंग्स, नो ड्रामा, नो हीरोबाजी, सिंपल, रिलेटेबल और रियल। सच में पहली बार देखी, लेकिन फिर से फॉल इन लव हो गया इरफान से। मतलब ऐसा कि द बिगेस्ट स्टार के साथ में भी काम करो तो भी आपकी सटल, सहज, एफर्टलेस एक्टिंग उनके सुपर स्टारडम को भी ओवरशैडो कर दे, तो बॉस आप सही चीज कर रहे हो। नहीं, इरफान का ये इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस असली टैलेंट की झलक देता है। पीकू के बाद में आपको समझ आएगा कि इरफान की असली यूएसपी क्या थी। सिंपल मिडिल क्लास कैरेक्टर में भी जान डाल दे, उसे रिलेटेबल बनाना, उसे अपना अपना सा रियल बना देना, कोई भी कैरेक्टर को। आई बिलीव याद नहीं आ रहा है ऐसा कोई कैरेक्टर नजदीक में। नाना पाटेकर, खैर, पर रुको, अभी भी एक चीज मिसिंग थी इरफान के करियर में, उनकी एब्सोल्यूट सोलो बॉक्स ऑफिस हिट। अभी तक उन्होंने बॉक्स ऑफिस हिट उतना बड़ा नहीं दिया था। अकेले लीड में अगले एपिसोड में हिंदी मीडियम और 300 करोड़ का मैजिक। रहे ना रहे हम। 2017 की हिंदी मीडियम, लीड इरफान खान, डायरेक्टर साकिब चौधरी। मस्त इंसान भाई साहब, मिडिल क्लास फादर, अपनी बेटी को थोड़ा हाई क्लास स्कूल में डालने की कोशिश। इरफान की तरह ही फिल्म का कॉन्सेप्ट था बहुत ही सिंपल, ऑपोजिट सबा कमर। फिल्म का बजट अराउंड 14 करोड़ और पता है कलेक्शन कितना हुआ? 322 करोड़ कहा जाता है वर्ल्ड वाइड। इरफान के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। फाइनली प्रूव कर दिया इस इंडस्ट्री को, पैसा लगाओ वापस कर देगा। मतलब ऐसा कि 1989 से 2017 तक वेट करो अपने खुद के लीड में एक सोलो ब्लॉकबस्टर देने के लिए, और फिर वो अचीव होने के बाद कैसा लगा रहेगा उनको? 28 साल का स्ट्रगल, फाइनली वैलिडेशन, माइंड ब्लोइंग नहीं डार्लिंग? हिंदी मीडियम ने ये तो प्रूव कर दिया
मिडिल क्लास स्टोरीज भी चलती है भाई। स्टारडम सिर्फ एक्शन, रोमांस, ड्रामा इसी से नहीं, सिंपल एक्टिंग से भी आ सकता है। लाइफ अब ठीक ठाक लग रही थी, सब कुछ परफेक्ट ही नजर आ रहा था, और अचानक में इरफान का एक ट्वीट आया, आई हैव बीन डायग्नोस्ड विथ अ रेयर कैंसर डिजीज। सब कुछ थम गया। करियर हाईएस्ट पॉइंट पे था जब लाइफ ने सडन ब्रेक लगा दिया। नेक्स्ट एपिसोड में लंदन ट्रीटमेंट और पेन का सफर। रहे ना रहे हम। इरफान का एक ट्वीट, आई हैव बीन डायग्नोस्ड विथ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर। आई एम गोइंग टू फाइट इट। सिंपल वर्ड्स पर गहराई थी। लंदन में ट्रीटमेंट, 1.5 साल तक कोई फिल्म नहीं, फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा तकलीफ थी। कहा जाता है विशाल भारद्वाज को एक पर्सनल मैसेज लिखा था उन्होंने। बदन में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स एक साथ चल रही है, कभी थ्रिलर, कभी कॉमेडी, तो कभी रेस अगेंस्ट टाइम। मतलब ऐसा कि जब आप करियर के पीक पे हो, ब्लॉकबस्टर मिल गई हो और बॉडी अचानक बीट्रे कर दे, धोखा दे दे, वो फ्रस्ट्रेशन, वो हेल्पलेसनेस, वो पेन कैसे होता होगा बॉस। पर डार्लिंग, इरफान ने हार नहीं मानी। ट्रीटमेंट खत्म करके, कंप्लीट करके वो वापस आए। मैं एक और फिल्म करूंगा, अंग्रेजी मीडियम, सीक्वल हिंदी मीडियम का। ये उनके लिए कुछ और था। शूटिंग के दौरान बॉडी वीक, पेन नजर आ रहा था, पर जैसे ही कैमरा ऑन, परफॉर्मेंस 100%। शायद उन्हें पता था कि ये मेरी आखिरी फिल्म होगी। आई डोंट नो। नेक्स्ट एपिसोड में अंग्रेजी मीडियम और अलविदा। रहे ना रहे हम। इरफान की अंग्रेजी मीडियम अगर नहीं देखी है तो देख लेना। होमी अफजानिया की डायरेक्शन में। फिजिकली वीक दिख रहे थे इरफान, पर एक्टिंग में 100%। मिडिल क्लास फादर अपनी बेटी को लंदन भेजता है पढ़ने के लिए। इमोशनल डेप्थ इनक्रेडिबल। कहा जाता है लास्ट शॉट खत्म होने के बाद शूट का, वो अपने कार में बैठ गए थे, पेन में थे शायद। राधिका मदान दौड़ के गई, एक सेल्फी सर। अब सेल्फी की क्या जरूरत, अब तुम्हें हमेशा मेरे साथ याद किया जाएगा। मतलब जब एक्टर को शायद पता लगे कि ये उसका लास्ट परफॉर्मेंस है, कितनी खूबसूरती से अलविदा किया। वो डायलॉग नहीं, फीलिंग होती है। मार्च 2020 में अंग्रेजी मीडियम रिलीज हुई एंड लॉकडाउन, कोविड, फिल्म थिएटर से हट गई। इरफान की आखिरी फिल्म सही तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाए वो। किस्मत का क्रूएल जोक या ट्विस्ट। 23 अप्रैल 2020 न्यूज आई, इरफान खान नहीं रहे, उम्र 53। लाइफ ऑफ पाई याद आई। कहा था उन्होंने उस फिल्म में, आई सपोज इन द एंड लाइफ बिकम्स एन एक्ट ऑफ लेटिंग गो, बट व्हाट हर्ट्स द मोस्ट इज नॉट टेकिंग आउट टाइम टू से गुड बाय। उनकी ये लाइन सच हो गई। आखिर के अगले एपिसोड में हम देखेंगे इरफान खान क्या लीगेसी छोड़ गए हैं इंडियन सिनेमा के लिए। रहे ना रहे हम। इरफान खान, उनकी फिल्मों की लिस्ट 70 फिल्म्स, 30 साल का करियर। सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ, द वॉरियर से टेक ऑफ हुआ, हासिल, मकबूल, रिस्पेक्ट मिला, स्लमडॉग, लाइफ ऑफ पाई एंड फाइनली द नेमसेक से इंटरनेशनल पहचान। पान सिंह तोमर नेशनल अवार्ड, पीकू से प्यार, हिंदी मीडियम से आखिर ब्लॉकबस्टर और अंग्रेजी मीडियम से अलविदा। जब कोई एक्टर अपनी पहचान इतने सारे वेरियस कैरेक्टर्स के साथ छोड़ जाता है, हर जॉनरे में, हर कैरेक्टर में सहजता, एक्सीलेंस, तो वो एक सिर्फ एक्टर नहीं रहता, वो एक इंस्टीट्यूट बन जाता है। क्या बोलते हो दोस्त? लेकिन होल्ड ऑन,
इरफान की असली लीगेसी सिर्फ उनकी एक्टिंग में नहीं थी, बट उनकी सहजता में थी। द सिंप्लिसिटी। आई नेवर लाइक टू रिपीट माई सेल्फ कहते थे। मैं सिर्फ इरफान हूं, खान नहीं। रिलीजन को प्राइवेट, आर्ट को सेक्रेट मानना उनकी अपनी फिलॉसफी। डार्लिंग, आज जब कोई यंग एक्टर स्ट्रगल करता है ना, तो मेरा मानना है इरफान खान को जरूर अपना गुरु बनाता होगा। शायद कहता होगा अपने आप को, जब इरफान खान 23 साल रुके तो मैं और दिन तक ट्राई तो कर ही सकता हूं। इरफान सिर्फ एक्टर नहीं, बट वो एक इंस्पिरेशन बन गए हैं, नॉट ओनली फॉर एक्टिंग बट फॉर पेशेंस, सिंप्लिसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट डेडिकेशन। मेरी सीख, इरफान अपने एक्टिंग के प्यार से एक फिलॉसफी दे के चले गए हैं। अब उसे मानना, उससे सीखना, ये आप पर, मेरे पर निर्भर है। उन्होंने अपना काम बहुत ही खूबी से परफॉर्म करके, संपन्न करके, अलविदा बोल के चले गए। मैं था, मैं हूं और मैं ही रहूंगा, ये उनके अपने शब्द है, कहा जाता है। इस सीरीज के एंड के साथ एक कॉन्वर्सेशन खुला छोड़ना चाह रहा हूं दोस्तों। इरफान खान की कौन सी फिल्म ने सबसे ज्यादा टच किया आपको, सबसे ज्यादा इंस्पायर, सबसे ज्यादा लाइफ के लेसन सीखे? बताओ तो सही मुझे भी यारो, कमेंट में।